स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, प्यारा सा सेशन बनाते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। ये कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था वो है, कह रहा कृति नहीं पढ़ी कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य होगा बताइएगा। अब देखिए अगर वाच्य की बात आप करेंगे तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। मैंने आपको बताया है कृतवाच्य में 2 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, दोनों याद रखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि भैया कर्ता होगा, कर्ता के साथ में यदि ने विभक्ति लगी है तो वो क्या होगा, कृतवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कर्ता विभक्ति रहित है, कर्ता कैसा है, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, कर्ता विभक्ति रहित है तो क्या होगा आपका, अगर कर्ता विभक्ति रहित है तो कृतवाच्य होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कर्मवाच्य के भी 2 कंडीशन होते हैं। पूरा टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, बाकी पीडीएफ तो दे ही दूंगा। कर्मवाच्य में क्या होता है, यहाँ पे बोलो सर कर्ता होगा, एक वाक्य ऐसे बनेगा जिसमें कर्ता होगा, कर्ता के साथ में से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, या तो से या के द्वारा या केवल द्वारा विभक्ति होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कर्म होगा और कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। अगर आपका वाक्य ऐसा बन रहा है तो वहां क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन में कर्ता नहीं होगा, कर्म होगा और कर्म के बाद क्रिया होगी। यहाँ पे कर्ता नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके जी। उसके बाद एक वाक्य आपका आता है भाववाच्य आता है, ठीक है ना। भाववाच्य की भी 2 कंडीशन होती है, याद रखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे भी क्या होगा, बोलो सर कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी क्रिया जो होगी अकर्मक होगी, यहाँ पे कर्म नहीं होगा, केवल क्रिया होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ना कर्ता होगा ना कर्म होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल बता देता हूं। चलिए, आपको पास प्रो लेना है दिवाकर जी, तो जाकर के वहां पे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा, विनय पास लगा दीजिएगा, VINAYPASS, विनय पास, ये आपका कूपन कोड हो जाएगा, लगा दीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कृति क्या है, देखो कर्ता है, ठीक है ना, और कर्ता के साथ में देखो कोई विभक्ति है, बोले सर कोई विभक्ति नहीं है। तो जब कर्ता के साथ में कोई विभक्ति ना हो तो वहां क्या होगा, वहां पे आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा। क्या सभी का क्लियर है, एक बार बताइएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन अगला कह रहा कि हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है। अब देखिए यहां लिखा है व्यभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव और अनुभाव। अगर मैं बात करूं रस के अवयव की या रस के अंग की, रस के अवयव कितने हैं तो आप कहोगे सर 4 हैं। रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सा है तो बोलो सर स्थायी भाव है। कौन सा है, स्थायी भाव है, विभाव है और आपका अनुभाव है और व्यभिचारी भाव। अगर भरत मुनि के अनुसार देखोगे तो 3 ही भाव हैं, व्यभिचारी भाव और आपका विभाव और अनुभाव। ये क्या है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है, आपको पता होगा। विभाव क्या करते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, आलंबन विभाव और उद्दीपन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आलंबन विभाव होती है और दूसरी क्या है, आप कहोगे सर उद्दीपन विभाव है। ये क्वेश्चन आपके आए हैं, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, टोटल 11 होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुभाव की बात करोगे, अनुभाव की संख्या 4 होती है, ये आपकी शारीरिक चेष्टाएं हैं। तो कह रहा हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा, चेष्टा मतलब हरकत, चेष्टा के रूप में प्रकट होना, मतलब जब हरकतें हो, शारीरिक चेष्टाएं हो तो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बताया, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, बोलो सर उनको अनुभाव कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को। आ जाओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा होगा बताइएगा। कौन सा परस्पर पर्यायवाची है एक दूसरे का, ओक है, दहन है, पुरंदर है, इंदिवर है, हेरंब है, कंसारी है और उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पे देखिएगा, पहले इसको फोड़ता हूं, इधर आ जाओ। इंदिवर किसका है, बोलो सर ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। कमल का पर्यायवाची याद रखिएगा। पुंडरीक का पर्यायवाची, इसको पुंडरीक कहा जाता है, इसको इंदिवर बोलते हैं, इसको नलिन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, नलिन बोलेंगे। अरविंद कहा जाता है, अरविंद याद रखिएगा, अरविंद भी कह सकते हो आप। राजीव कह सकते हो, राजीव। पुंडरीक तो लिख ही दिया मैंने। और क्या बोलेंगे, कहीं सर इसको सरुरूह कहा जाता है, सरुरूह भी कह सकते हो। बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे जा लगा देना, ठीक है। जितने भी जल वाले पर्यायवाची जा लगा दे। कंसार कृष्ण को कहा जाता है, कंसार किसको बोलते हैं, बोलो सर कृष्ण जी को कहा जाता है।
हेरंब किसको बोलेंगे? कहें सर हेरंब जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। किसका है? गणेश जी का है। पुरंदर किसका है मेरे भाई? तो पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। उसके बाद हुतासन की बात करोगे, ये किसका है? आप कहोगे सर ये आग का पर्यायवाची है, जिसको आप कृषाणु बोलते हो, कृषाणु कहते हो। आप इसको धनंजय भी कहते हो, क्या बोलेंगे? धनंजय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 1 मिनट, इसको धनंजय भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको वैश्वानर कहा जाता है, वैश्वानर बोलेंगे। इसको रोहितासो भी कहा जाता है, रोहितासो, तो रोहितासो भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। इसको वायु सखा भी कह सकते हो, वायु सखा, वायु सखा कहते हैं आप इसको। अनल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पावक कहते हैं। ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची, ठीक है। हुतासन और अनल ये दोनों किसके हैं? आग के पर्यायवाची। आंसर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है सभी को? वेरी गुड। एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर देना, सबको बता देना कि आपका सेशन हो गया स्टार्ट हिंदी वाला। और जिनको जिनको जूनियर असिस्टेंट की क्लास लेनी है अच्छे लेवल वाली, आपका स्वागत है। चलिए, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है बताइएगा? भोजराज है, विश्वनाथ है, कंतुक है, या भरत मुनि है? भरत मुनि ने क्या लिखा? इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना करी। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना करी है, याद रखिएगा। और साहित्य दर्पण किसने लिखा है? जरा आंसर करिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना यार, क्वेश्चन ढेर सारे हैं आज के। चलिए, सेट 5 आंसर था कहां पे? चलो, यहां पे कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये विश्वनाथ जी हैं। बी वाला आंसर करिएगा सभी लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद, आह्लाद का मतलब क्या होता है? आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता कह सकते हो या हंसना कह सकते हो। आह्लाद मतलब आप हंसने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है आह्लाद युक्त मनोविकार तब कौन सा रस होता है? अरे अब आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई पंक्ति पढ़ रहे हो और आपके अंदर हंसने का भाव आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ आपको क्रोध आता तो रौद्र रस हो जाता, क्रोध का भाव आता। निर्वेद का भाव आता तो क्या हो जाता? शांत रस हो जाता। विस्मय का भाव आता, अद्भुत रस हो जाता, ठीक है ना। आपके अंदर किसका भाव आ रहा है? आपको सर हंसने का भाव आ रहा है। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कह रहा है कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप से। कौतुकार्थ मतलब ऐसा कभी हो जाए कि आप क्या कह रहे हैं, अनुपयुक्त वचन कोई सुन लो जो उपयुक्त ना हो, ठीक है, या कोई विकृत रूप देख लो, बिगड़ा हुआ रूप देख लो, तो आपके मन में हंसी आ जाती है, आह्लाद युक्त मनोविकार उत्पन्न होता है, तो वहां पे आपका हास्य रस होता है, याद रखिएगा। डी वाला आंसर क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ, 9 बजे यही क्लास चलेगी अभिषेक जी, आज 2 घंटे की क्लास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? सैटरडे को 8 बजे क्लास होती है, बाकी डेली 9 बजे चलती है। महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचना है, मैंने आपको लिख करके बताई भी है कई बार। महादेवी की एक रचना तो यामई है, याद रखिएगा। 1982 में क्या मिला था इसको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनकी सांध्य गीत है, याद रखेंगे, सांध्य गीत है। इनकी दीपशिखा है, याद रखना, दीपशिखा बोलेंगे। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनकी नीरजा है, नीरजा, ठीक है ना। इनकी निहार है, निहार। गिल्लू, गिल्लू, गिल्लू। मेरा परिवार, मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ये भी किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कौन कौन सी भाई सांध्य गीत है, गीत पर्व भी इनकी रचना है, आत्मिका भी इनकी रचना है, लेकिन कह रहा है इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो आप कहोगे सर शोकोच्छ्वास नहीं है। कौन सी नहीं है भैया? तो आप कहोगे सर शोकोच्छ नहीं है। ये किसकी है? शोकोच्छ्वास, ये किसकी है? तो आप कहोगे सर ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है मेरे भाई? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है, जैसे इनकी इंदुमती है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी ध्रुव स्वामिनी याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो आजकल पूछी जा रही है जिस तरह से, वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद इनकी कंकाल भी है, कंकाल भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे, कंकाल है। और वैसे तो तितली भी है, ऐसे तो कई सारी रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी, यामिनी तो इनकी भाई भाई है, कामायनी, सॉरी, कामायनी तो इनका अंतिम महाकाव्य ही है। और ग्राम इनकी पहली कहानी है, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है स्कंदगुप्त लिखता हूं, ये भी खूब पूछी जाती है।
स्कंदगुप्त एक रचना है, और एक इनकी रचना है चंद्रगुप्त, याद रखिएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, याद रखिएगा। ओके चलो, आज रचनाएं खूब है, अच्छी अच्छी हैं, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए। देखिए जहां पे संभावना या कल्पना आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, साहित्यिक लैंग्वेज है। जहां उपमेय देखिए इसको हटा दीजिए बीच वाला, कह रहा जहां उपमेय या लग गया है ना, तो इसको याद रखिए पहले, जहां उपमेय प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान, अब यहां उपमेय उपमान के रूप में संभावना या कल्पना हो, मतलब जहां पे उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो ये तो आपने पढ़ा है कि भैया वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बस इसने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, यहां पे ये लिख दिया कि या करके लिखा है, तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट, प्रस्तुत की मतलब उपमेय की बात कर रहे हैं, उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो बोले सर वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोया हुआ सागर जगा। क्लियर है सभी को? एक बार बताओ आंसर करके जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? इसमें से सिर्फ सभी शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा है बताइएगा। चलो जी छापो आंसर सभी लोग जल्दी से। अब कह रहा साध तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? आप कहोगे सर श्रद्धा होगा, इधर लिखता हूं क्या होगा, आप कहोगे सर इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो श्रद्धा होगा, श्रद्धा, ठीक है। उसके बाद कह रहा साग, साग का क्या होगा? आप कहोगे तत्सम साक होगा। सेठ का तत्सम क्या होगा? आप कहोगे सर श्रेष्ठ होगा। सेठ का तत्सम क्या होगा? आप कहोगे सर सेठ का श्रेष्ठ होगा, ठीक है। ये सेठ का तत्सम हो गया, क्लियर है। रुदन क्या है? तत्सम है। रोना क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक। रीस क्या है? तद्भव है। ईर्ष्या क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा। रास सीसम है और ससी है और शक्कर है। प्रतनु है, पहचान है और प्रतिभिज्ञान है। देखिए पहचान तद्भव है, प्रतिभिज्ञान क्या होता है? इसका तत्सम होता है, याद रखिएगा। प्रतिभिज्ञान क्या है? इसका तत्सम है, क्लियर है। अच्छा इसको हटा दो। अब कह रहा है कि सभी शब्द जिसमें तत्सम है वो आपको बताना है। भैया किसमें सभी शब्द तत्सम है? कहीं पे आपको लग रहा है क्या सभी शब्द तत्सम? जल्दी से आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया, बताइएगा सभी शब्द तत्सम लग रहे हैं। देखो शशि गलत लिखा हुआ है, शशि कैसे लिखते बोलो सर? शशि ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। शक्कर का तत्सम क्या होता है? ये देखो तत्सम है, आपका तद्भव है, तत्सम है सॉरी। शर्करा होता है, शर्करा, ये भी तत्सम हो गया, ठीक है। शीशम का क्या होता है? कुछ है यार, याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अभी या तो याद आएगा तो बताऊंगा। रास भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई तत्सम है? सारे तत्सम है? नहीं। तो यहां देखो कोई भी, मतलब तत्सम तो है बहुत सारे, लेकिन परस्पर सारे तत्सम किसी में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? सी नहीं होगा, ई होगा। शीशम जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, इसका कुछ तत्सम होता है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा बताऊंगा अभी, याद दिलाना अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग मिलता है बताइएगा। बिहारी की रचना सतसई में सधुक्कड़ी, खड़ी बोली, कन्नौजी या ब्रजभाषा, बताइएगा। इनकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो आपकी पंचमेल खिचड़ी, कौन सी है? तो आप कहोगे सर पंचमेल खिचड़ी है, लेकिन यहां पूछ रहा है सतसई की कौन सी भाषा है, बिहारी की जो सतसई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई, बताएंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बता दो। बिल्कुल ब्रज भाषा में लिखी गई है बिहारी की, ये ब्रज भाषा में। सूरदास जी की जितनी भी रचना है सब ब्रज भाषा में ही है। कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी है, सॉरी,
कह रहा कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कह रहा कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपने कहा राम ने, ठीक है ना, मोहन को, तो ये जो ये लगाए गए हैं इनको क्या कहेंगे? इनको भैया विभक्ति कहा जाता है। डी वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि उनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? बताइएगा आंसर करके सभी लोग जल्दी से। बताइएगा। भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, राम कुमार वर्मा, दामोदर पंडित। तो कामता प्रसाद गुरु, राम कुमार वर्मा, दामोदर पंडित। कामता प्रसाद गुरु ने चिन्ह बताए हैं, विराम चिन्ह 20 होते हैं। एक आपके हुए हैं पंडित निगमानंद शास्त्री, क्या बोलेंगे? इनका नाम है, पूरा नाम वैसे है स्वामी निगमानंद स्वामी निगमानंद परमहंस, ठीक है ना। तो एक स्वामी निगमानंद परमहंस हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार तक हो गया, भर हो गया, मात्र हो गया, वैसा हो गया, सा हो गया, आजकल हो गया, परसों हो गया, आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सोचो, कभी सोचा ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे? हाँ, आपने, सुलेखा जी ने सही लिखा है, सिंसिपा होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, फिर आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला। कभी ने आपने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन? ये टीजीटी से उठाया गया है, प्रॉपर तरीके से ये टीजीटी से उठाया गया, जो केवीएस एनवीएस में टीजीटी वाला आता है, ये प्रॉपर तरीके से वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। इक्षु का तद्भव क्या होगा बताइएगा? ये आसान है। इक्षु का तद्भव क्या होगा? ईसा होगा, ईक होगा, ईयत होगा। ईयत का इतना होता है, ईयत का तद्भव क्या होता है? इतना, ध्यान रखिएगा। और इक्षु का क्या होता है? बोलो सर ईक होता है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूले काश सकल मह छाई और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपसे पूछ रहा है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। देखिए, उपमा पहचानना है तो एक बात याद रखिएगा, जहां पे भी सा सी से सम, समान, सदृश आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, ठीक है ना, सरिस आ जाए, सदृश आ जाए, ऐसे शब्द जहां भी आएंगे उपमा अलंकार होगा। रूपक में उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, ठीक है। हाँ, युद्ध सीज फायर हो गया है, मतलब युद्ध रोक दिया गया है, खत्म है, अब वॉर नहीं होगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु होता है, मानो होता है, मनहु होता है, ठीक है, मनहु होता है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मानहु होता है, मानहु याद रखिएगा। यहीं पे आ जाएगा जनु आ जाएगा, ठीक है, जानू आ जाएगा, जनहु आ जाएगा, या फिर जानहु आ जाएगा। तो ये उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? कल्पना या संभावना की जाती है। तो फूले काश सकल मह छाई, मतलब काश जो है एक घास होती है, उसमें फूल आ गया है, ठीक है, और वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी छांव जमीन पे पड़ने लगी। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा जो है बूढ़ी हो गई, मतलब समाप्त होने वाली है, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? बताइएगा। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। पूछ रहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अगर आपको याद होगा, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, बताएंगे। अच्छा, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, जरा बताइएगा। तो रीतिकाल को रीतिकाल, अगर आप देखोगे रीतिकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? बोलो सर शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्या? एक आपके रमाशंकर शुक्ल जी हुए हैं, उन्होंने कलाकाल कहा है इसको क्या कहा है? इसको कलाकाल कहा है। ये कलाकाल है, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपके राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी कुछ कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसको एक नाम दिया है अलंकृत काल। अलंकृत, ये खूब पूछा जाता है, अलंकृत काल। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, एक आपके मिश्र बंधु साहब हुए, 3 बंधु हैं ये, मिश्र बंधु ने इसको क्या कहा है? इसको अलंकृत काल कहा है, याद रखिएगा। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है? अगर आपसे पूछे भैया इसको रीति काव्य काल किसने कहा है, तो रीति काव्य कहा है किसने? एक आपके हुए जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने इसको क्या कहा है? इसको रीति काव्य कहा है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले आपके विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। राम कुमार सर, मेरे नाम के कवि बहुत हैं। हाँ, आपके नाम के कवि तो हैं मेरे भाई, ये बात तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा उन्मादिनी किसकी रचना है? कोई बताएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, कृष्णा सोबती, मंजुल भगत। अब देखिए, अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करोगे तो इनकी फेमस जो है वो आपकी झांसी की रानी से है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बात तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद झांसी की रानी लिखी, उसके बाद इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत लिखा, वीरों का कैसा हो बसंत ये भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेरा नया बचपन भी लिखा है इन्होंने, मेरा नया बचपन, ये भी किसकी रचना है? बोलो सर, ये भी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है इसका भी आंसर क्या होगा? बोलो सर, इसका भी आंसर यही होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर क्या होगा? बोलो सर, इसका भी आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान ही होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कृष्णा सोबती की एकाध रचनाएं बता दो, तो क्या बोलेंगे? इनकी रचना है कृष्णा सोबती की डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी एक रचना है इनकी, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी एक रचना है मित्रों मरजानी, जहां से इनको प्रसिद्धि मिली है, मित्रों मरजानी से। तो अगर याद रखना है तो रख लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। एक और रचना है इनकी यारों के यार 3 पहाड़, यारों के यार 3 पहाड़, 3 पहाड़, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मंजुल भगत की अगर रचना याद करना है तो याद कर लीजिएगा, क्या छूट गया, ऐसे करके रचना है इनकी एक, क्या छूट गया। देखिए मैं जानता हूं जब आप साहित्य पढ़ते हो तो थोड़ा सा बोर होते हो, ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना है आपको। टूटा हुआ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, यही मेहनत आपको आगे काम आएगी, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम सर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी। क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हुई है सीवी जी, क्लास टाइमिंग जो है वो 9 बजे से ही है, मतलब जो सेम टाइम चलती है, सॉरी आपकी जो टाइम चलती है, बाकी आज क्लास जो है वो इस टाइम रखी गई। तो कुसुम सर किसे कहा जाता है? बोलो सर, कुसुम सर कामदेव को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कामदेव को अनंग भी बोला जाता है, मनोज भी बोला जाता है, ठीक है। इनको कंदर्प कहेंगे, कंदर्प कहा जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इनको कुसुमाकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको पुष्पासो कहते हैं, पुष्पासो, कुसुमाकर और पुष्पासो बसंत को भी कहते हैं, ठीक है। इनको कुसुम सर, और इसको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा बोलते हैं। इनको रति का पति कहा जाता है, रति पति हैं ये। इनको प्रद्युम्न भी बोला जाता है, प्रद्युम्न याद रखिएगा, ठीक। इनको मार भी कहा जाता है, मार याद रखिएगा, ठीक है। ये सब इनके हो गए। तो कह रहा कौन सा नहीं है? देखो कंदर्प भी है, मनसिज भी है, मनसिज होता है वैसे, पंचसर भी है, देवनदी नहीं है। सर देवनदी किसका है? तो ये सबको पता होगा, देवनदी जो है वो गंगा जी का है, ध्यान रखिएगा। इनको त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा बोलेंगे। इनको देवपगा कहा जाता है, इनको सुरसरी कहते हैं, सुरसरी, सुरसरिता, ठीक है। इनको विष्णुपदी कहा जाता है, विष्णुपदी या विष्णुपगा भी कहा जाता है। अलकनंदा भी बोलते हैं, अलकनंदा। भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी। ये सब किसके? मंदाकिनी भी कहते हैं। ये सब किसके हैं? गंगा जी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम है आपका 29 जून को। क्वेश्चन अगला कह रहा रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? बताइएगा।
ये जो रामाज्ञा प्रश्न है ये किसकी रचना है, कोई बताएगा? रसखान जी की है। देखो रसखान जी की एक रचना है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, और बाकी इनके पद मिलते हैं, मानुष हो तो यही रसखान, या लटकी और कामरिया। ओके। रामचंद्र शुक्ला जी की अगर बात करोगे तो इन्होंने हिंदी साहित्य का क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है। इन्होंने विचार वीथी की रचना करी है, चिंतामणि की रचना करी है, जायसी ग्रंथावली लिखी है इन्होंने तुलसी ग्रंथावली लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जायसी जी की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने पद्मावत लिखा है, इन्होंने आखिरी कलाम लिखा है, आखिरी कलाम याद रखिएगा, कलाम। इन्होंने अखरवाट की रचना करी है, और सब इनकी रचनाएं जो हैं ठेठ अवधि में मिलती हैं। रामाज्ञा प्रश्न हो गई, रामचरितमानस है। ठीक है, और क्या बोलेंगे आपका जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, हनुमानाष्टक है, हनुमान बाहुक है। ये जब ये बीमार हुए थे तब लिखा था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद विनय पत्रिका लिखा है इन्होंने, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? बरवय रामायण लिखा है, बरवय रामायण लिखा है। ये सब तुलसीदास जी की रचना है, और रामाज्ञा प्रश्न भी किसकी है? इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, क्या ये ही 46 स्टूडेंट एग्जाम देंगे? अब कितना भी दे भाई गौरव, जितने पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो भाई। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी लिखी है, कोई बताएगा? आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी। टेलीग्राम पे रामकुमार राजपूत जी मिलता है, टेलीग्राम पे लिंक आपको मिलता है, वही देखा करो। आप तो हाँ गौरव थे, अब काफी साल हो गया, 1.5-2 साल हो गया यहाँ पे आ गए। अब तो उसको छोड़े 1.5 से 2 साल हो गया, आपको पता नहीं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। अब देखो समझना, भरत मुनि की अगर आप बात करोगे, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ये रस के प्रवर्तक कहे जाते हैं, रस के प्रवर्तक है। ठीक है ना, और नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है इन्होंने, नाट्य शास्त्र की रचना करी है। ठीक है, इन्होंने जो रस माने हैं, रस 8 माने हैं। इन्होंने जो स्थाई भाव माने हैं, स्थाई भाव वो भी कितने माने हैं? वो भी 8 ही माने हैं, स्थाई भाव की बात कर रहा हूं। और उसके बाद इन्होंने जो संचारी भाव माने हैं, संचारी भाव वो कितने माने हैं? वो 33 माने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने रस के अवयव कितने माने हैं? तो रस के जो अवयव हैं, इन्होंने 3 माने, कौन कौन से बता देता हूं। अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव कहा है इन्होंने। ठीक है, अच्छा अगर केवल पूछे भाव कितने माने हैं इन्होंने, तो इन्होंने भाव माने हैं 49। काव्य के भाव कितने माने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी लिखी है? तो भावों की संख्या इन्होंने 49 लिखी है। ठीक है, कैसे? ऐसे समझो, जो संचारी भाव हैं आपके, संचारी भाव समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी भाव कितने हैं? बोले सर 33 है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने जो सात्विक अनुभाव माना है, यहां पे लिख देता हूं, सात्विक अनुभाव वो कितने माने हैं? तो सात्विक अनुभाव इन्होंने 8 माने। सात्विक अनुभाव कितने माने? बोलो सर सात्विक अनुभाव 8 माने। ठीक है, अब आ जाओ इधर, संचारी भाव की संख्या कितनी? बोले सर 33। उसके बाद स्थाई भाव की संख्या कितनी? बोले सर 8। लिख देता हूं इधर, स्थाई भाव इन्होंने माने, स्थाई भाव की संख्या 8।
और उसके बाद इन्होंने सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी है, जो सात्विक भाव है वो कितने माने इन्होंने, 8 माने हैं। 8 8 16 17 18 कितना हुआ, 8 8 16 17 18 19 हासिल 1 4 49 हो गया। कितनी संख्या हुई, 49। चूंकि यहां पे केवल भाव पूछा है, तो भाव पूछा है तो क्या बोलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर आपका ई वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को? तो अगर उसको ना समझ पाना तो ये समझ लेना, ठीक है। अपने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 लिखी है इन्होंने। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सबको पता है इनको 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, और यह पुरस्कार इनकी हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? एक बार बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा इसको भी बता दूं, देखो ये है भूले बिसरे, ये किसकी है, ये है आपके भगवती चरण, क्या बोलेंगे, ये भगवती चरण वर्मा है आपके, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। ये इनकी रचना है। मिट्टी की बारात किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन को याद रखिएगा। कौन है आपके, बोलो सर, शिव मंगल सिंह सुमन, ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। और बुनी हुई रस्सी भीष्म आपके सॉरी इनका क्या नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र साहब की है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र साहब की रचना है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? RD100 भाई सुलेखा जी, शशि यादव आज मेरा पहला क्लास है सर जी। अच्छा सर, कूपन कोड फॉर टेक्स्ट बुक पास प्रो, ओके। विनय पास, VINAYPASS, कहीं भी कभी भी लगा दो, टेक्स्ट बुक पे ऑफर मिल जाएगा। किस वाक्य में अधिकरण कारक है बताइएगा। अधिकरण कारक किसमें, बच्चों ने क्रिकेट खेला, पुस्तक मेज पर रखी है, यह यतीश की दुकान है, अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करके बताइएगा। अब देखो बच्चे ने क्रिकेट खेला, बच्चे ने क्रिकेट खेला, इसको आप कर्ता कारक में रख सकते हो। पुस्तक मेज पर है, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। बी आया सभी का, वेरी गुड, बी वाला हो जाएगा। क्यों, कह रहा पुस्तक मेज पर है, ठीक है। तो जहां में और पर आ जाए अधिकरण कारक। या यतीश की दुकान है, तो यतीश से क्या बता रहा है, काकी के जहां भी आ जाए संबंध कारक होती है, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर ये संबंध कारक है आपके। अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, किसको खिलाया भैया, राकेश को। वैसे खिलाया है, खाना दिया ही होगा, मतलब ये उसमें आएगा संप्रदान में, वैसे क्योंकि अर्चना खिला रही है ना, तो देने के अर्थ में एक तरीके से क्रिया आ रही है, संप्रदान आएगा। बाकी हो गया आपका पूरा पोस्टमार्टम, बी वाला आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जहां दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समानता की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है बताइएगा। छापो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, निपटा दीजिए। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समानता की जाए, सॉरी समता की जाए। समता मतलब बराबरी, तुलना की जा रही है, तो जहां तुलना की जाएगी वहां कौन सा होगा भाई। आपने कहा इनका क्या नाम है, इनका नाम है, क्या नाम है भाई आपका, शशि लिख देता हूं, इनका नाम है शशि। मैंने कहा शशि का चेहरा, शशि का चेहरा, शशि का चेहरा, चेहरा चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर। अब देखो कह रहा जहां दो वस्तुओं में भिन्नता है, भाई ये शशि है, शशि का चेहरा है, और ये चांद है, अलग अलग है, भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव कुछ भी मिले, तो यहां देखो रूप मिल रहा है, ये भी सुंदर वो भी सुंदर, आदि में समानता की जाए वहां क्या होता है, तो इसमें कौन सा होगा, सासी से समसमान आ जाए, जहां पे भी उपमा अलंकार होगा।
क्लियर। चलिए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है जरा बताइएगा। शिवा बावनी किसने लिखी? सोमनाथ देवभूषण शिवा बावनी, इनकी एक रचना है जिसका नाम है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक रचना है इनकी, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है दूसनो उल्लास। क्या बोलेंगे? दूसनो उल्लास, ठीक है ना, दूसनो उल्लास इनकी एक रचना है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी रचना है? जरा जरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और आंसर बताओ। छत्रसाल दशक, दूसनो उल्लास, ये सब कवि भूषण की रचना है। सी वाला आंसर करिएगा। पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा बताएंगे? कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2025 का पेपर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ता से निर्मित कुटी, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो बात तो कह रहे हो सही है, तो यहां पे इसका है कहीं पे में लगा है, वाला लगा है, ही लगा है, नहीं, पर्ण से बनी कुटी या पर्ण से निर्मित कुटी, बात एक ही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला होगा। सर कौन सा इसमें तत्पुरुष समास है? तो हम कहेंगे सर यहाँ पे करण तत्पुरुष है। कौन सा है? तो आप कहोगे सर करण तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, एकदम साधारण, धीरे धीरे थुचुक थुचुक आपको लेकर के चल रहे हैं ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, वरना स्पीड तो अपनी और ज्यादा है। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है? भोलानाथ तिवारी, वासुदेव नंदन प्रसाद, या कामता प्रसाद गुरु, या किशोरी दास वाजपेयी जी ने? आंसर करिएगा सभी लोग, एकदम आसान है, कर सकते हो, खूब पढ़े हो। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें हिंदी साहित्य खूब पूछा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है किस विद्वान ने प्राविशेषण, प्राविशेषण मतलब अंतर्निहित विशेषण भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और कामता प्रसाद गुरु ने ही इसको अंतर्निहित विशेषण या अंतर विशेषण भी कहा है। सी वाला आंसर आपका राइट होगा, कामता प्रसाद गुरु। क्वेश्चन अगला है, छंद के कुल कितने अंग होते हैं बताइएगा? 9, 10, 11, 13। छंद के कुल कितने अंग होते हैं बताइएगा? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, कितने होते हैं भाई बताओ? जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। बताइएगा, ये आरओ का क्वेश्चन नहीं है। देखो, कह रहा है छंद के अंग देखोगे तो कई किताबों में 8 लिखे होते हैं, कई किताबों में 7 लिखे होते हैं। जैसे जैसे आपका चरण हो गया, ठीक है ना, यति हो गया, नहीं चरण हो गया, मात्रा हो गया, वर्ण हो गया, मात्रा या वर्ण, उसके बाद यति आ जाएगा, यति के बाद विराम आ जाएगा, नहीं यति तो विराम है ही है, प्रवाह आ जाएगा, प्रवाह या लय जिसको बोलते हैं, लय लिखिएगा, यति के बाद लय आ जाएगा, चरण पद या पाद आ गया, उसके बाद आपका मात्रा हो गया, गण आ गया, ठीक है, कितने हो गए? 4 हुए। गण के बाद आपका क्या बनेगा? चरण, हाँ तुक बनेगा। तो ऐसे करके कई सारे हैं, कई जगहों पे 8 लिखे हैं, कई जगहों पे 7 लिखा है, एग्जैक्ट नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब यहाँ क्या बोलेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो या तो अगर 7 होता तो हम कर देते, ठीक है ना, 8 होता तो वे भी कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे? ई वाला आंसर करिएगा। कौन सा आंसर करोगे मेरे दोस्त? ई वाला करिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन अगला है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है बताइएगा? मतलब समझो ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये सारे टीजीटी के क्वेश्चन है, आप यकीन करोगे सारे के सारे क्वेश्चन ये टीजीटी के हैं, टीजीटी के अलावा ये कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लिए गए, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो कह रहा कि आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसने लिखा? तो बिंब विधान लिखा है आपके केदारनाथ सिंह साहब ने। किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह साहब ने लिखा है। बी वाला आंसर याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। सैयद अब्राहिम किसका वास्तविक नाम है?
सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? जायसी, सेनापति, रैदास या रसखान? सैयद इब्राहिम किसको कहा जाता है? बताइएगा आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। बताइएगा। सैयद इब्राहिम जैसे पूछता है आपसे कभी कभी, बड़ा टफ है फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो कभी कभी आपसे पूछता है अमीर खुसरो का नाम क्या है? अमीर खुसरो, तो आप क्या कहते हो? अमीर खुसरो का नाम है अबुल हसन, अबुल हसन। इसी तरह से रसखान का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। आपका ए वाला आंसर होगा। अहेर का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा? अहेर को बोलते हैं शिकार। क्या बोलते हैं? शिकार बोलते हैं, शिकार। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको? अहेर कहा जाता है, शिकार कहा जाता है, और क्या बोलेंगे? और भी इसके कई सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर इसको आखेट भी कहा जाता है, आंसर ए वाला होगा। अच्छा, तत्सम पूछा है, सॉरी, क्या पूछा? तत्सम पूछा, मैं पर्यायवाची लिख रहा हूँ। अहेर का तत्सम आखेट होता है। आभीर तत्सम शब्द है, अहीर क्या होता है? इसका तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अलग्न, अलग्न, अलग्न का अलग होता है, अलग। और अनर्थ का अनर्थ कर दीजिएगा, कहीं अनर्थ कर दिया है आपने, अनर्थ का अनर्थ कर दोगे। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? तो भैया छंद के प्रवर्तक कौन है, मतलब छंद के आदि प्रणेता, ऐसे लिखेगा। छंद के आदि प्रणेता अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर पिंगल नामक ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि हैं, याद रखिएगा। एक पिंगल ऋषि हुए हैं, इन्होंने छंद शास्त्र की रचना करी है। ठीक है, इसका जो प्रथम चर्चा होती है वो ऋग्वेद में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके जो वैदिक प्रवर्तक हैं, मतलब बेसिकली प्रवर्तक, ये तो प्रणेता हैं, और इसके वैदिक प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्मा जी को माना जाता है। अब पांचवा ऑप्शन इसलिए रखें कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा का कोई मूल शब्द हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृत, संस्कृत, तद्भव या तत्सम? तो किसी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तत्सम कहते हैं, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा जो जनवरी 2025 में हुई थी, 54 पद वाली। अब चलते हैं आज से जो अब स्टार्ट होते हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जोरदार शेयर करिएगा क्लास को और स्टार्ट हो जाओ। अब थोड़ा सा तूफानी पारी खेलते हैं। अच्छा, समय तो अभी है अपने पास। अच्छा, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा ये शब्द रूप है और ये उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग निकलेगा जो फिट कर दो। यहाँ पे देखो, इसको तोड़ोगे तो ये कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर प्रति प्लस 1 निकलेगा, तुरंत मिलान करो देख करके। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? नी प्लस रोध, क्या निकलेगा? बोलो सर नी निकलेगा। वैसे नी नी है और उसके बाद रोध निकल के आएगा, निरोध होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? इसको तोड़ोगे क्या आएगा? निर आ जाएगा, उसके बाद भय आ जाएगा, उसके बाद प्रा आएगा, गति आ जाएगा। आसान है वैसे। तो प्रा प्लस गति, ठीक है, नि रोध, प्रति प्लस 1 और निर प्लस भय। रुको, निर प्लस भय, अब मिलान कर दो। तो देखो यहाँ पे पहले का चौथा, पहले का चौथा 2 में है, इसमें कट गया, मतलब ये कट गया और ये कट गया। बी का पहला, बी का बी का बी का बी का पहला, ये वाला होना चाहिए आंसर आपका। ए का दूसरा, बी का पहला है, ए का दूसरा गलत हो गया, ये नहीं होगा। एक मिनट,
कह रहा है प्रत्येक में प्रति प्लस एक, प्रति हो गया पहले का चौथा, अच्छा वो उधर कर दिया, सॉरी दिमाग कंफ्यूज आ गया है भाई, पहले का चौथा यहाँ है और पहले का चौथा ये दोनों कट गए। उसके बाद कह रहा है बी का पहला कहाँ पे है, बी का पहला यहाँ पे है, सी का सी, ये हटा दो, सी का सी यहाँ पे है, ये वाला हो गया, वो हमने गड़बड़ कर दिया था भाई, ये आंसर राइट होगा, सॉरी डी आंसर राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है असंगत विकल्प चुनिए और बताइए इसमें से असंगत विकल्प कौन सा है। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आंसर करिएगा, बहुत स्लोली चल रहा हूं। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग है एवं इक प्रत्यय लगा हुआ है, आओ जाओ देख लेते हैं। देखो ये इतिहास शब्द था, इतिहास, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, इक प्रत्यय लगाया, ये क्या बन गया, आप कहोगे सर ये बन गया ऐतिहासिक, क्या बना, ऐतिहासिक बन गया। ठीक है, अब ऐतिहासिक में आपने क्या किया, यहां पे प्राक उपसर्ग लगाया, तो ये क्या बन गया, का गा बन जाएगा, तो ये प्रागैतिहासिक बन जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है सही है, और चुनना क्या है, संगत चुनना है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है परिउत्सुक में परि प्लस उत्सुक, क्या है, परि प्लस उत्सुक, उत्सुक, परि प्लस उत्सुक उपसर्ग से बना है। अच्छा आ जाओ, इधर ही फोड़ देता हूं, इधर देखो यहां पे परि लिखा है, ठीक है, प्लस उत्सुक आएगा, उत्सुक है, उत्सुक भी दो शब्द से मिलकर के बना है, तो परि को इधर निकाल दो, अब इसको तोड़ो, उद प्लस सुक आ जाएगा, ऐसे बना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, या ता उत या उद दोनों हो सकते हैं। सकुमार में दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है, देखो सु प्लस कुमार, सुकुमार हो गया, ठीक है, सुकुमार हो गया। उसके बाद यहां पे या प्रत्यय लगा है, जब या प्रत्यय लगाओगे तो ये सकुमार हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा दो उपसर्ग से बना है, नहीं साहब एक ही उपसर्ग है यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखो एक उपसर्ग है एक प्रत्यय, अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रत्यय निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक उपसर्ग एक प्रत्यय है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। अप्रत्यक्ष में आ प्लस प्रति प्लस अक्ष, आ प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो यहाँ पे दो आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं, तो ये सही है, बोलो सर सही है। फिर आंसर आपका कौन सा हो गया, सी वाला राइट हो जाएगा। सी आंसर क्या होगा, बोलो सर राइट होगा। क्लियर है क्या सभी को? बोर हो रहे हो क्वेश्चन देख के? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। वाक्य रचना में पदक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पढ़ते रहो, जितना अच्छे से कवर कर लोगे स्टार्टिंग में उतना आगे रिवीजन करने में फायदा रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब आपको मेरी याद आएगी। कहते हैं जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम पेपर देने बैठोगे तब कहोगे अरे यार अच्छा हुआ जो विनय भैया से क्लास ले ली थी और वही क्वेश्चन आ रहा है। सर पीटी में कितने नंबर वाले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा? किसकी बात कर रहे हो? जूनियर असिस्टेंट के लिए 5500 वैकेंसी है और उधर हो भी गई है कुछ, और उधर 1200 लगी, सबका आएगा नंबर, परेशान मत हो। सामान्य वाक्य में कर्मकर्ता के बाद आता है, सामान्य वाक्य में कर्मकर्ता के बाद आता है। देखो सामान्य वाक्य में क्या होता है, ये कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है और उसके बाद क्रिया होती है। ठीक है, तो कर्म किसके बाद आ रहा है, वो कर्मकर्ता के बाद आ रहा है, सही है। तो सामान्य वाक्य में कर्म जो है कर्ता के बाद आता है, सही स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। द्विकर्मक क्रिया में, अच्छा नाम आपका क्या है, नाम है इनका सुलेखा, सुलेखा गरीबों को खाना खिलाती है। समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो खिलाना क्या है, क्रिया है, क्या खिलाती है भाई, खाना खिलाती है, ये कर्म है। ठीक है, किसको खिलाती है, गरीबों, गरीबों लिख दिया यार, गरीबों को खिलाती है। किसको खिलाती है, गरीबों को खिलाती है। ठीक है, गरीब क्या हो गया, दूसरा कर्म हो गया। सुलेखा क्या है, करता है। ठीक है, कह रहा है कि द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा अच्छा है, ये काम आएगा। ये क्या है, पहला कर्म है और ये क्या है, दूसरा कर्म है। ध्यान रखिएगा जो पहला कर्म होता है ना वो हमेशा प्राणीवाची होता है। कौन सा होता है, प्राणीवाची होता है, याद रखिएगा।
और जो दूसरा कर्म होता है वो सदैव अप्राणीवाची होता है, अप्राणीवाची होता है। ठीक है, पहला कर्म हमेशा गौड़ होता है, दूसरा कर्म हमेशा प्रधान होता है, मुख्य होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौड़ कर्म बाद में, बस इसी को उल्टा कर दिया सर आपने। ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया साहब। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, बिल्कुल सही है। कहो तो इसका भी एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर है सभी को? एक बार बताओ आंसर समझ में आया क्या? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अब इसमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो अकर्मक नहीं है? अब इसको भी नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ है मामला। 5500 की बात करो ना, 5512 कट ऑफ कम जाएगी, परेशान मत हो मित्र। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। जब कोई कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाए तो वहां क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सर यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। और आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है कि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सदैव सकर्मक होती हैं, सदैव सकर्मक होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सकर्मक भी है और प्रेरणार्थक भी है। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, अकर्मक क्रिया। क्या सोते हैं? नहीं पता। इससे पूछो क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो, क्या सोते हैं? नहीं पता। हिरन क्या दौड़ते हैं? नहीं पता। छोटे बच्चे बात बात पर क्या रोते हैं? नहीं पता। आंसर हो गया आपका। क्लियर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम कौन सा होगा, बताइएगा। अधोरेखित कौन सा सर्वनाम है, बताओ भाई। संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है। संबंधवाचक में ऐसे शब्द मिलेंगे, जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वहां क्या होगा, संबंधवाचक होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में अगर कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, वहां क्या होगा, निजवाचक होगा। कि जब कोई कर्ता कोई भी काम अपने द्वारा कर रहा हो, स्वयं के द्वारा कर रहा हो, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। तो यहां भी क्या कह रहा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, बताइएगा। यह, वह, वो, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक है। अब कह रहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये क्या हो गया, बोलो सर ये मध्यम पुरुष है। ये क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, ये क्या होते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं आ गया, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो यह नहीं है वह है, ये क्या बता रहा है, ये निश्चितता बता रहा है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, पक्षी आकाश में उड़ा, वाक्य का सही भाववाच्य क्या होगा, बताइएगा। भाववाच्य कह रहा है, भाववाच्य बता रहा है, पक्षी आकाश में उड़ा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बोलो सर देखो ये पक्षी है, उड़ रहा है, ये कर्ता है। ठीक है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, तो ये कौन सा वाच्य होगा, आप कहोगे सर ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। अच्छा, भाववाच्य में मैंने आपको कंडीशन बताई है, कर्ता होगा, से या के द्वारा विभक्ति होगी और क्रिया अकर्मक होगी। पक्षी आकाश में उड़ते, ये भी आपका कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये भी क्या है, बोलो सर ये भी कर्तृवाच्य है। सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये भी कर्तृवाची होगा। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी उसी में आ जाएगा। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, देखो पक्षी क्या है, करता है, द्वारा विभक्ति है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो ऐसा वाक्य अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका भाववाच्य बनता है। डी आंसर राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वाच्य कृत्रवाच्य के उदाहरण है, इसमें बताइएगा। इसमें ऐसे कौन से वाच्य हैं जो कृत्रवाच्य के उदाहरण हैं, सभी लोग कमेंट करके बता दो स्पीड में, जल्दी से।
हाँ जी, यस यस, ओके, आई विल कॉल बैक, आई विल कॉल बैक यू लेटर, ओके, आफ्टर 1 आवर। मतलब मुझे हिंदी वाला समझ के इंग्लिश में बात करते, इनको लगता है मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ यार। ठीक है, नहीं पढ़ पाता हूँ, थोड़ी बहुत बोल तो लेता हूँ। राम पत्र लिखता है, गीता गाया जाता है, माफ करना, गीत गाया जाता है, ठीक है ना। स्मिता पुस्तक पढ़ती है, वसुधा ढोलक बजाती है। अब एक चीज देखो, इन तीनों में क्या है बोले सर, कर्ता है, और कर्ता के साथ कोई विभक्ति है नहीं है। क्या यहां पे कोई विभक्ति है? नहीं है। तो जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो तो वहां कौन सा होता है? वहां कृतवाच्य होता है, याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, रोहन से खाया नहीं जाता, रोहन क्या है? कर्ता है, से विभक्ति लगी है, कर्म है नहीं, केवल क्रिया है। ऐसी कंडीशन में ये क्या बनेगा? तो ये जो है ये आपका बन जाएगा भाववाच्य। ये क्या बनेगा? भाववाच्य। क्वेश्चन क्या पूछा है? कर्तृवाच्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई। यहां से इसने ए गायब कर दिया, ए होना जरूरी था, इसको आंसर कर दो। सॉरी, इसको नहीं, ये भी तो है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे भाई, ए भी है, सी भी है, और अच्छा सॉरी, माफ करना मित्र, ये गीत गाया जाता है, गीत कर्म है यहाँ पे। ओहो, अभी गड़बड़ हो जाता। ये गीत क्या है? कर्म है, और गाया जाता ये क्या है? क्रिया है। ओहो सॉरी बाबू, ये तो भाववाच्य हो जाएगा, ओ कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। आज मेरी भी बुद्धि हर गई है। तो ये क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, मतलब सी नहीं है और आपका बी नहीं है, तो सी और बी हटा दो। ए, ई और डी कहां पे है? ए, ई, डी, ए, डी, ई, ये वाला हो गया आंसर, सी वाला। अभी गड़बड़ हो जाता मामला। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा कि विस्मृत है और आपका विस्मित है, ठीक है। शब्दों के क्रमशः अर्थ बताइए क्या होगा? विस्मृत और विस्मित। तो विस्मृत का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा स्मृत, स्मृत का मतलब याद किसी को किया। विस्मृत 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 मतलब आप भूल गए। तो विस्मृत का मतलब क्या होता है? भूल जाना, ठीक है। और आपने कहा अरे यार उसको मैं देख के विस्मित रह गया। विस्मित रह गया मतलब आश्चर्यचकित रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया विस्मृत का मतलब क्या होता है? विस्मृत का मतलब होता है जिसको आप भूल गए हैं, अर्थात भूला हुआ, भूला हुआ, ठीक है, भूला हुआ। और विस्मित का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है उपरक्त है और उपरत है, इन दोनों का मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? चलो जी छापो आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी छापिए, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बताओ जी। ये देखो स्पीड ब्रेक आ गए भाई, अपनी स्पीड पे ब्रेक लगाओ थोड़ा सा। ठीक है सुलेखा जी, ना बोलिए, मैं अब जा रहा हूं गाय बांधने। हाँ बांध आओ, इसीलिए कह रहे हैं स्पीड पे थोड़ा ब्रेक रखो। कह रहा है उपरत का मतलब क्या होता है? उपरत का मतलब होता है भोग विलास, भोग विलास करना, ठीक है। ये सांसारिक जीवन मतलब सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त करने की इच्छा रखना। और उपरत का मतलब क्या होता है? उपरत का मतलब क्षत्रिय संबंधी विरत या विद्यार्थी होता है। तो क्या बोलेंगे? उपरत का मतलब होता है जो विरक्त है, जो इस दुनिया से अलग है, मोह माया से अलग है। तो आंसर यहां क्या बनेगा? बी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आपके। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? मैंने आपको एक बार बताया था, एक तरीका ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था मान लो ये लिखा है संरक्षण, ठीक है, और इसका संधि विच्छेद करना हो तो कैसे करोगे? मैं कहता अगर ऊपर अनुस्वार है और संधि हो रही है तो इसको ऐसे लिखना,
और हलंत लगाना माँ के नीचे, मतलब अनुस्वार को माँ बना देना, हलंत लगा देना, और जो बचा है उसको ऐसे लिख देना। तो सेम यहां पे भी वही फॉलो होगा भाई, ऐसे निकाला, अनुस्वार को माँ बनाया और उसके बाद चम लिख दिया, तो पम प्लस चम हो जाएगा। है क्या? बोले सर है ना, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बताइएगा। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? वेरी गुड। देखो, मक्खन तद्भव है, मृक्षण तत्सम होता है, ठीक है। मुकुट क्या है? तत्सम। यहां पे मोती क्या है? तद्भव है। मौक्तिक क्या होता है इसका? मौक्तिक तत्सम होता है। मेघ जो है तद्भव है, मेघ जो होता है वो तत्सम होता है। मुकुट क्या है? तत्सम है, ठीक है। और इसका मोर क्या होता है? मोर, ये तद्भव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जो जिंदगी में लिखा होगा वही मिलेगा, काली रही होगी हो तो फिर फूल खिलेंगे, अच्छा कली रही होगी तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही हो फिर मिलेंगे। चलो, तुम्हें पाकिस्तान में होना चाहिए था। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है और बताना है। जौहरी है, मुहैया है, ये देशज शब्द कह रहा है। मालवाहक और ज्यादातर, ये संकर शब्द है। गवैया और चौकोर, ये तद्भव शब्द हैं। आद्रक और परीक्षा, ये तत्सम शब्द हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, आद्रक क्या है? तत्सम है। अदरक क्या होता है? इसका तद्भव होता है, ठीक है। परीक्षा क्या है? तत्सम शब्द है। परख क्या है? इसका तद्भव होता है। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। गवैया, गवैया का तत्सम क्या होता है? बोलो सर गायक होता है, ठीक है। चौकोर का क्या होता है? चतुष्कोण होता है, चतुष्कोण तत्सम। इसका मतलब ये क्या है? तद्भव है, स्टेटमेंट सही है दोनों, ओके। माल और वाहक दोनों अलग अलग शब्द हैं, विदेशी भाई, ये अलग देश का, ये अलग देश का है। ज्यादा और तर, ये संकर शब्द हो गए, सही है। फिर यही गलत है क्या? देखो, जो जौहरी है, इधर लिखता हूं, जो जौहरी शब्द है वो कहां का है? हीरे की परख किसको है? जौहरी को। फारसी शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया, ठीक है। और मुहैया कराया, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अरबी भाषा से। कहां से? अरबी भाषा से। तो ये भी विदेशी है। इसका मतलब बाबूजी यही वाला आपने गड़बड़ कर दिया, ये तो दोनों विदेशी शब्द हैं, आप बता रहे हो देशज शब्द हैं। क्वेश्चन पूछा है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो भाई बीच बीच में किधर जाता है? अब तो हिंदी में पीएचडी पूरी हो जाएगी तभी सही आंसर जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बीच बीच में किधर जाता है ये पूछ रहा है। तो ख्याल आता है, ये कह रहा है क्रिया है मेरे भाई, ठीक है। इससे पूछो कब आता है, तो ये बता रहा है ना कभी कभी आता है। तो आपने क्या पूछा? आपने पूछा कब आता है, मतलब आपने क्या पूछा? आपने समय पूछा। तो जब समय पूछोगे, क्रिया के होने का जब समय बताएगा, तो वहां क्या होगा? वहां कालवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। कासरीप के नाम से याद रखना, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया की नाप तौल बताए कि भैया वह बहुत बोलता है तो परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। और स्थानवाचक, अगर दिशा बताए, स्थान बताया तो स्थानवाचक हो गया। रीतिवाचक क्रिया के होने का तरीका बताए। अगर आपसे पूछे कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे मारा, तो आप कहोगे भारत ने, मैं लिख देता हूं, अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को पटक पटक कर मारा, ठीक है। अब मारा ये क्या है? क्रिया है। और इससे पूछो कैसे मारा, तो कह रहा पटक कर। ये क्या बता रहा है? ये क्रिया के होने का तरीका। भाई आपसे पूछे
भारत ने कैसे मारा, तो आप क्या कहोगे, पटक पटक के मारा। ये क्रिया के होने का तरीका बता रहे हैं, मतलब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला कह रहा है कि मैं अवश्य पहुंचूंगा, रेखांकित शब्द की व्याख्या करनी है आपको। क्या बात है भाई, देखो आसान है, समझने का प्रयास करना बस। पहुंचूंगा ये क्या है, क्रिया है, कह रहा भैया तुम पहुंचो मैं पहुंचूंगा, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है अवश्य। तो इससे पूछो कैसे पहुंचूंगा, तो ये कह रहा अवश्य पहुंचूंगा। आपने पूछा कैसे पहुंचोगे, तो ये कह रहा अवश्य पहुंचूंगा, मतलब ये क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। तो अगर ये तरीका बता रहा है तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरी बात क्या है, ये पहुंचूंगा की विशेषता बता रहा है, पहुंचूंगा की विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो क्रिया विशेषण है सब में ही है, रीतिवाचक किस में है, केवल इसी में है। बस यही वाला आंसर हो गया आपका। क्लियर है, समझ आया भैया? बी क्यों नहीं होगा? सुलेखा क्वेश्चन नंबर डाल दो, किसका, इसका। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी आता है, तो वो समय बता रहा है कि कभी कभी आता है, आज आ गया, कल आ गया, परसों आया था, तो ये कालवाचक है, समय बता रहा है। ये पटक पटक के मारूंगा, ये तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। अगर आप इससे पूछो, देखिए हमेशा याद रखना, अगर आपने पूछा कब, तो हो गया कालवाचक। आपने पूछा कैसे, तो हो गया ये रीतिवाचक। आपने पूछा कितना या कितनी, तो ये हो गया परिमाणवाचक। आपने पूछा कहां, तो ये हो गया स्थानवाचक। बस जब कभी भी क्रिया विशेषण आए, ये 4 क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन से कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भैया मामला क्या है। पीडीएफ मिल जाएगी विनय सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे। क्वेश्चन करा कि ये हो गया। अगला आ जाओ, निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, बताइएगा भैया। इसमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बस बताइएगा। देखो 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर यौवन के द्वार पर, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार सोपान तक, ये तो हो गई आत्मकथा। इनकी और भी रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ऐसी करके। ये जो यौवन के द्वार है, देखो ये यौवन के द्वार एक है उपन्यास, सॉरी एक है आत्मकथा। अगर आपसे पूछे आत्मकथा किसकी है, तो आप क्या बोलोगे? देवराज उपाध्याय हुए हैं आपके, देवराज उपाध्याय हुए हैं, ये इनकी रचना है। और अगर आपसे पूछे कि भैया निबंध किसका है, ये निबंध भी है, ध्यान रखिएगा, एक निबंध भी है, ठीक है। मतलब यौवन के द्वार पर ये निबंध भी है और यौवन के द्वार पर ये आत्मकथा भी है। तो निबंध अगर पूछे किसका है, तो नागेंद्र साहब का नाम लिख दीजिएगा। नगेंद्र का नाम लिख दीजिएगा, नगेंद्र कुमार। समझ गए नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, बताइएगा। अब संचारी भाव की संख्या होती है 33, आप कभी याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे अनुभाव अगर आपने याद कर लिए अनुभाव, तो काम हो जाएगा। कैसे याद करोगे अनुभाव? देखो अनुभाव होते हैं 4, कौन कौन से समझिएगा। पहला कौन सा होता है? कायिक अनुभाव। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं। अनुभाव कितने होते हैं? आप कहोगे सर अनुभाव जो हैं वो होते हैं 4, ठीक है, रथ के हैं ये अंग। तो वो 4 कौन कौन से? देखो पहला कौन सा होता है? कायिक, जो ये हरकतें होती हैं, मतलब शारीरिक चेष्टाएं हैं, जानबूझकर हरकत की जाती है। एक होता है सात्विक अनुभाव, जिसको भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी लिखा है। इनकी संख्या होती है 8, यही मेन है आपके लिए। उसके बाद एक होता है आपका मानसिक, जिसको वाचिक भी बोलते हैं, मानसिक या जिसको वाचिक बोलते हैं। और एक वेशभूषा वाला होता है जिसको हम आहार्य बोलते हैं। तो ये 4 हो गए। अब ये जो सात्विक होता है ना, इसके 8 होते हैं भेद। मतलब जैसे आपने कहा क्या बोलते हैं, मतलब स्वेद हो गया। स्वेद मतलब जानते हो क्या होता है? पसीना होता है, ठीक है, स्वेद या प्रस्वेद बोलते हैं। उसके बाद स्वरभंग हो गया, स्वरभंग हो जाना, ये अपने आप होती हैं हरकतें। तीसरा कंपन बोलते हैं इसको, कंपन,
स्वरभंग, ठीक है ना, कंपन। और चौथा आपका रोमांच हो गया, रोमांच भी आता है। प्रलय भी आता है, पांचवा प्रलय भी आता है, ठीक है ना। प्रलय हो गया तो स्वेद है, स्वरकंपन है, हाँ स्तंभ भी होता है एक यहाँ पे। छठा स्तंभ मतलब आप स्तंभ की खंबे की तरह खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें अश्रु भी आते हैं, मान लो आप खड़े हो, आपके अश्रु आने लगे, तो ये सब शारीरिक चेष्टाएं हैं, याद रखिएगा। और एक आपका और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वरभंग हो गया, स्वेद हो गया, कंपन हो गया, रोमांच हो गया, प्रलय हो गया। एक और होता है आठवां, जिसको वैवरण्य बोलते हैं, वैवरण्य कहा जाता है। ये 8 होते हैं, तो इनको याद रख लेना बस। सर आपने वीडियो में तो फंसा दिए थे हिंदी के क्वेश्चन, प्लीज जूनियर असिस्टेंट में भी फंसा दो। दिवाकर पूरी कोशिश रहेगी, बस ये है पढ़ते रहो साथ में, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, ईमानदारी से काम करोगे क्वेश्चन मिलेंगे। सी वाला आंसर राइट होगा। अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम लगभग नहीं आया है जिसमें क्वेश्चन ना फंसे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे, चाहे वो जीडी वाले बच्चे हों, कांस्टेबल वाले बच्चे हों। कांस्टेबल में तो विद प्रूफ है, जीडी में विद प्रूफ है। वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था। अब ये वाला पेपर आया है अभी, हाँ अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था एई का, आरओ में भी क्वेश्चन फंसे थे। एई का पेपर हुआ था, केवल पेड क्लास पढ़ाई थी बच्चों को, एई का पूरा पेपर फंसा था। ईमानदारी से करते रहो, पेपर फंसेंगे, क्वेश्चन फंसेगा, टेंशन मत लो। तो ये सब क्या है, आपके संचारी भाव हैं, ठीक है ना। रोमांच क्या है आपका, ये आपका सात्विक अनुभव है, याद रखिएगा। ये लिखा है रोमांच। क्वेश्चन कह रहा बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, देखो इस क्रिया का होना किस पर निर्भर कर रहा है, कह रहा है इस पर निर्भर कर रहा है। तो जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होता है, तो वो अर्थ के आधार पर भैया संकेतवाचक वाक्य होता है, याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि ईश्वर करे आप सभी चयनित हो जाएं, ईश्वर करे आप सभी, ईश्वर करे आप सभी चयनित हो जाएं, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका इच्छावाचक हो गया। संदेहवाचक, मोहन पढ़ रहा होगा, ये संदेहवाचक हो गया। विस्मयवाचक, वाह मजा आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, विस्मयवाचक हो गया। क्वेश्चन अगला है, बहुर्विचार कीन मनमाही, सीय बदन सम हिमकर नहीं, ये रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। ये रामचंद्र जी बहुत विचार करने के बाद, तो बहुर्विचार कीन मनमाही मतलब बहुत विचार किया मन के अंदर, किसने, रामचंद्र जी ने, और फिर बोला कि सीय बदन सम हिमकर नहीं, मतलब सीता जी के बदन के समान चंद्रमा भी नहीं है। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो यहां क्या किया गया है, देखो ये उपमेय है, ये क्या है, उपमेय है, और ये क्या है, आप कहोगे सर ये उपमान है। लेकिन यहां पे उपमेय को क्या बताया जा रहा है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, ठीक है। और उपमान को क्या बताया जा रहा है भाई, अश्रेष्ठ बताया जा रहा है, तुच्छ बताया जा रहा है यहां पे। तो यहां कह क्या रहा है, समझो, कह रहा है कि भैया सी बदन सम हिमकर नहीं, तो जहां उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमान को तुच्छ बताया जाए, वहां क्या होता है, बोलो सर उपमा का ठीक उल्टा, जिसको हम प्रतीप बोलते हैं, यहां पे आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नमस्कार राम कुमारी जी। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का सही क्रम क्या होगा बताइएगा। ये मैं इसलिए लाया हूं, एक बार आपको याद होगा जो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं है, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इनका सबका सीक्वेंस पूछा था। तो आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। अभी हाल ही में बिहार के कुछ एग्जाम हुए थे, तो ये यूपी वाले चोरी भी बहुत करते हैं ना, तो बिहार के एग्जाम हुए थे, कुछ राजस्थान के एग्जाम हुए, कुछ एमपी के एग्जाम हुए, वहां पे ये ट्रेंड बहुत फॉलो हो रहा है कि जो रचनाओं का क्रम है वो बहुत पूछा जा रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है यूपी वाले पीछे नहीं हटने वाले, तो क्रम पूछेंगे और रचनाओं का थोड़ा सा कालक्रम आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली जो नाटक है वो 1912 में आई थी, ग्राम। ये जो ग्राम थी ये 1912 में आई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक। नाटक की बात कर रहा हूं मैं। राज्यश्री की बात करोगे तो ये आपकी 1900 ये लगभग 1915 के समथिंग में आई है। 1915 में राज्यश्री आई है। 1928 में स्कंदगुप्त आई है।
1928 में स्कंदगुप्त, 1931 में आपकी आई है चंद्रगुप्त, और उसके बाद आपकी ध्रुवस्वामिनी आई है 1933 के समथिंग में, 1933 के समथिंग में ध्रुवस्वामिनी। तो राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, यही सीक्वेंस है इसका। आंसर आपका ए वाला राइट होगा। क्लियर? हाँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, जरा बताइएगा। अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती, त्यागपत्र, अज्ञेयजी, गिरती दीवारें, भीष्म साहनी, जहाज का पंछी, ये इलाचंद्र जोशी। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है, मतलब 3 सुमेलित नहीं है और 1 सुमेलित है। जो 3 सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। चलिए जी, जो 3 सुमेलित नहीं है उनको सुमेलित कर दो। गिरती दीवारें ये किसकी है, ये है उपेंद्र नाथ अस्क की। उपेंद्र नाथ अस्क भाई साहब हैं, अश्क, अश्क, ये उनकी रचना है, याद रखिएगा। अपने अपने अजनबी ये किसकी है, तो ये आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब की। कौन सी? अपने अपने अजनबी। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे त्यागपत्र, ये उनका है, क्या बोलते हैं आपके, अरे इनका जैनेन्द्र साहब का, कई बार पढ़ा चुका हूं, जैनेन्द्र जी का है। ठीक है, तो भीष्म साहनी का ये नहीं है, मतलब ये अलग कर दो, ये भीष्म साहनी का नहीं। भीष्म साहनी की भाई तमस है, बसंती है, बसंती याद रखिएगा। और जहाज का पंछी ये है आपका इला चंद्र जोशी साहब का, डी वाला याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञेय जी का नहीं है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। कितनी नाव में कितनी बार, नदी के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, सॉरी नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, हरी घास पर क्षण भर, अरे यायावार रहेगा याद, ये सब रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय साहब की हैं। यहां से देखो ये किसकी रचना है, तो बोले सर यहां से देखो ये केदारनाथ सिंह की कविता है। ये केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह, ये केदारनाथ सिंह की क्या है? केदारनाथ सिंह की कविता है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगर अज्ञेय साहब की रचनाएं लिखना हो तो बताइए, मैं लिख देता हूं। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। ठीक है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप याद रखिएगा, द्वीप, और क्या बोलते हैं, अरे यायावार रहेगा याद, अरे यायावार रहेगा याद। ठीक है, ये सब इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। हाँ, रेडियो ऑपरेटर में पूछा होगा। तो हाथ डालना, परेशान करना, चोरी करना। परेशान करना का मतलब होता है नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, ये परेशान करना हो गया। ठीक है, चोरी करना मतलब हाथ साफ करना, हाथ साफ करना, चोरी करना। और शुरू करना, हाथ डालना, कि भैया आप इस काम में हाथ डाल दिया है, मतलब शुरू कर दिया आपने। मेरा कमेंट, हाँ बादल दिख रहा है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है, बताइएगा। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, और उसके बाद तांबे के कीड़े, बताइएगा। देखो, आधे अधूरे इन्हीं का है, लहरों के राजहंस इन्हीं का है, आषाढ़ का एक दिन इन्हीं का है। ये जो तांबे के कीड़े, ये इनकी रचना नहीं है, ये एक भुवनेश्वर प्रसाद जी हुए हैं, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, ये उनकी रचना है। ठीक है, डी वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। कल से थोड़ा इजी कर दूंगा, ज्यादा ही टफ है। नींद आ रही तो सो जाओ, क्लास में मत बताओ। विद्यापति की रचना नहीं है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका। देखो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन्हीं की है, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। पदावली इनकी है, ये आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में। और एक कवि हुए हैं मधुकर,
आपको याद होगा मधुकर कवि हुए हैं। ये मधुकर कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, बताइएगा। महादेवी वर्मा की रचना पीछे मैं लिख चुका हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, आप बताओ। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो भाई साहब महादेवी वर्मा जी की नहीं है, बताइएगा। आंसर करो जल्दी से, स्पीड में। सब क्वेश्चन का आंसर डी है? नहीं, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका सी है, इसका ए है, इसका ए है, इसका भी ए है, इसका बी है, इसका भी बी है, इसका भी बी है, इसका ए है। सबका डी तो नहीं है। हाँ, दो चार क्वेश्चन का मे भी हो। ये डी है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, बस। अब ऐसे तो चलता है। चलिए, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, वे दिन वे लोग, कौन सी रचना है? देखो, स्मृति की रेखाएं हैं और पथ के साथी भी है, अतीत के चलचित्र भी है, ये वाली नहीं है। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय जी की रचना है। शिवपूजन सहाय, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला कह रहा है निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? इसमें से सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान या मंगलसूत्र? चलो मैं ही बता देता हूं, ये मंगलसूत्र है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसे पूरा किसने किया? इसे पूरा किया किसने? इसे पूरा किया किसने? इनके पुत्र ने, जिनका नाम है अमृत राय। क्या बोलेंगे? अमृत राय, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि लहर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? लहर को क्या कहा जाता है भैया? तरंग कहा जाता है, हिलोर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हिलोर। और क्या बोलेंगे कहीं सर? मौज कहा जाता है, मौज कहा जाता है, तरंग कहा जाता है, हिलोर कहा जाता है, वीच कहा जाता है, ठीक है। और लहर बोलते हैं, लहर तो लिखा ही है। इसको और क्या बोलेंगे? हिल्लोल भी कहा जाता है, हिल्लोल भी बोलते हैं, लेकिन भंवर नहीं कहते। भंवर का मतलब क्या होता है? भंवर मतलब चक्र होता है, जिसको चक्कर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिसको आप चक्कर भी कहते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये चक्र का होता है, चक्रवात टाइप का। अगला कह रहा है कि विधेय के अंतर्गत कौन सा आता है? विधेय के अंतर्गत 2 घंटे क्लास चलनी है, मतलब कितना, क्या टाइम हुआ है? 9:25 हुआ है, 10 मिनट और दे दो, बस क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, वाक्य जो होता है ना, वाक्य के अंग होते हैं कुछ, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने होते हैं आपसे पूछे भैया? 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य, और एक कौन सा होता है? एक होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? बोले सर, जो वाक्य में कर्ता होता है या जो कर्ता का विस्तारक होता है, कर्ता विस्तारक, वो कर्ता ही मान लो, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्रिया होती है, क्रिया, वो विधेय होती है, ठीक है। बल्कि विधेय का और अगर विस्तार देखोगे तो भाई कर्म भी क्या है? विधेय ही है, ठीक है। और क्रिया भी क्या है? बोलो सर, विधेय ही होती है। मतलब कर्ता के बारे में जो भी कहा गया है वो सब विधेय है। ये कर्ता क्या है? बोलो सर, ये आपका उद्देश्य है, और कर्ता का विस्तारक जो है वो उद्देश्य है। तो जो विधेय होता है वो क्या होता है? बेसिकली क्रिया। बाकी कर्म और क्रिया दोनों ही विधेय होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन नहीं है? इसमें से कौन सा? मधुर का कटु है, निर्दय का सदय है, ममता का घृणा है, याचक का जाचक है। तो मधुर का कटु हो जाएगा, बोलो सर सही है। मधुर का कर्कश भी होता है, याद रखिएगा, मधुर का कर्कश भी होता है, लिख देता हूं मैं, मधुर का कर्कश भी होता है, ठीक है। निर्दय का सदय होता है, निर्दय जिसमें दया नहीं है, सदय जो दया के साथ है। ममता मतलब भाई ममता की मूरत है तू, गाना सुना है ना। स्कोर बढ़ेगा, प्रैक्टिस करो, पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मारो बढ़िया से। अच्छा, जाचक नहीं होता है, याचक का तद्भव जाचक होता है, लेकिन याचक का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वो दाता हो जाएगा,
ठीक है, या दानी हो जाएगा। डी वाला आंसर कर दीजिएगा राइट। क्लियर सभी को, वेरी गुड। यहां भी डी था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सरवरी किसका पर्यायवाची है बताइएगा। देखो सरवर किसका है, आप लोग बताओ, तब तक मैं इधर फोड़ा फाड़ी करता हूं। नदी का क्या होता है, बोलो सर। नदी को सरी कहा जाता है, सरिता बोलते हैं। निम्नगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपगा कहा जाता है। कूलंकसा बोलते हैं, क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको, कूलंकसा कहा जाता है। कूलवती कहते हैं, कूलवती, ठीक है ना, कूलवती बोलते हैं। इसको पैश्विनी भी कहते हैं, पैश्विनी भी कहा जाता है। सिंधुगामिनी बोलते हैं, सिंधुगामिनी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, शैलजा भी आप कह सकते हो, तटिनी भी कहा जाता है, तरंगिणी भी कहा जाता है, निर्झरणी भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। दिवस का क्या होता है, दिवस का दिन होता है, दिवा होता है, याम होता है, वासर होता है, ठीक है। सर्वर किसका है, बोलो सर। सर्वर रात का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है, यामा का पर्यायवाची है, विभावरी का पर्यायवाची। देखो सर्वर को बोलते हैं चांदनी वाली रात, विभावरी को बोलते हैं तारे भरी रात, तमिश्रा को बोलते हैं अंधकार वाली रात, ठीक है। बाकी रजनी कहते हैं, रैन कहा जाता है, इसको रैन बोला जाता है, निशा कहा जाता है, निसी कहा जाता है, ठीक है, क्षणदा बोला जाता है। ये सब रात के पर्यायवाची हैं। आंसर आपका रात हो जाएगा, सबरी का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर। अगला कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है बताइएगा। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है, किसने लिखा है भाई, चंद बरदाई साहब ने लिखा है इसको, चंद्र बरदाई साहब ने लिखा है। और इसको पूरा किया है इनके पुत्र जल्लड़ ने। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है ये कौन रस में लिखी गई है। एक तो मुझे पता है कि भाई इन्होंने क्या लिखा है, 4 मास 24 गज अंगुलश प्रमाणता ऊपर सुल्तान है अपना चूक चुहा। और पृथ्वीराज रासो है, मतलब पृथ्वी जी का चरित्र वर्णन किया है, तो भाई उन वीरता तो थी ही उनके अंदर। तो एक तो वीर रस है, ये तो मुझे पता है। दूसरा कौन सा है, पृथ्वीराज के प्रेम का भी वर्णन मिलता है इसमें, संयोगिता के साथ जो इनका प्रेम हुआ था उसका भी वर्णन मिलता है। इसका मतलब इसमें श्रृंगार रस भी होगा, तो इसमें श्रृंगार रस भी है। तो वीर और श्रृंगार रस है क्या कहीं पे, वीर और नीति, श्रृंगार और शांत, करुण और वीर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, यहां आंसर तो यहां ई बन जाएगा, लेकिन इसमें वीर रस और आपके श्रृंगार रस दोनों मिलते हैं, याद रखिएगा। एक ऐसे हो गया, वीर है, यहां नीति रस होता है, कोई नहीं होता है। यहां देखो श्रृंगार रस है, लेकिन यहां शांत रस नहीं है, ठीक है। वरुण और वरुण नहीं होता है, करुण मतलब करुण रस नहीं है, इसमें करुण रस नहीं मिलता है, नीति रस नहीं मिलता है, श्रृंगार मिलता है, लेकिन आपका वीर भी मिलता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, और आपको बताना है कौन सा सही होगा। आपने कहा हाथ हाथ, हाथों हाथ, रिपीटेशन हो, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। बताया मैंने आपको कि भैया अव्ययी भाव समास में जहां भी उपसर्ग आ जाए अव्ययी भाव समास होगा, जहां भी अव्यय पद आ जाए, यथाशक्ति, यथा ऐसे अव्यय पद आ जाए तब भी अव्ययी भाव समास होगा। और अगर शब्द की आवृत्ति हो, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे करके बीच बीच, बीचों बीच, तब भी वहां क्या होगा, वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। आपने कहा ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, यही तो होगा। द्वंद्व समास है, बिल्कुल नहीं। ध्यान में मग्न की बात कर रहा है, यहां तो अधिकरण तत्पुरुष होना चाहिए भाई। यहां क्या होना चाहिए, अधिकरण तत्पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, वो तो राणा प्रताप था। राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, वो राणा प्रताप थे भाई। वो आपको उसमें मिलेंगे हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी उन्होंने लिखी है, इनका क्या नाम है यार, अरे एक पांडे जी हुए हैं, हल्दी घाटी में ये मिलता है जो आपने बोला है।
खैर इधर आ जाओ। तो पहला वाला क्या है, सही है, पहला गलत नहीं होगा। कथन एक और दोनों सही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। कथन एक और दोनों गलत है, ये भी नहीं है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, ये सही है। डी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बताइएगा। अब देखो, शुभ है जो आगमन, ठीक है, कंद और मूल, दाल और रोटी, जीवन या मरण। ठीक है, समझना, इन दोनों में क्या है, समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या पूछ रहा है, द्वंद्व समास नहीं है। अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें जोड़ीदार मिल जाए, मेल फीमेल, मेल मेल, कोई राम लक्ष्मण सीता राम, राम रावण भी मिल जाए चलेगा, कृष्ण कंस मिल जाए, या राधा श्याम मिल जाए, दोनों चलेगा। ठीक है, और वैकल्पिक उसमें समाहार द्वंद्व में एक दूसरे के पूरक शब्द, जैसे घर द्वार रुपया पैसा, भाई बहन, 68, 72, 77 ऐसी संख्याएं मिले। वैकल्पिक द्वंद्व में एक दूसरे के विलोम मिलते हैं। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? इसमें ऐसा कौन सा सामासिक विग्रह है जो त्रुटिपूर्ण है, बताइएगा। स्मृति का भंग हो रहा है, बोले सर संबंध तत्पुरुष है। सुख में आसक्त, बोले सर अधिकरण तत्पुरुष है। सुधा से सिक्त, सुधा से सींचा हुआ, बोले सर करण तत्पुरुष है। और कह रहा सुर के लिए ताल नहीं होता, सुर और ताल होता है, अर्थात समाहार द्वंद्व। यहां भी डी हो गया भाई, आंसर आपका यहां भी डी ही आएगा। क्लियर है सभी को? चलो, बुद्धिमान, हाँ है वीर रस, बादल जी वीर रस ही है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था बताओ? जो राणा प्रताप जी थे, उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक पर तलवार, चेतक था। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्रों से कहीं अच्छा है। बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्रों से कहीं अच्छा है। यहां बुद्धिमान और बुद्धिहीन में तुलना हो रही है, हालांकि बुद्धिहीन भी लिखा है, बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से अलग, तो यहां भी अपादान हो गया। और कह रहा कि भैया बुद्धिमान शत्रु से बुद्धिहीन मित्र कहीं अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, देखो दो में तुलना है, बुद्धिमान शत्रु और बुद्धिहीन मित्र में तुलना कर रहा है। बुद्धिमान शत्रु बुद्धिमान मित्र से अच्छा, तो दो में जब तुलना की जाए, दो में तुलना हो, ठीक है, तो वहां हमेशा क्या होता है, से विभक्ति अपादान कारक के लिए। डरने के अर्थ में क्रिया है, जैसे सीमा कुत्तों से डरती है, ठीक है, वहां क्या हो गया, अपादान कारक। शर्माने के अर्थ में क्रिया आ जाए, श्याम मोहन, राधा मोहन से शर्माती है, अपादान कारक हो गया। निकलने के अर्थ में क्रिया आ जाए, सीखने के अर्थ में क्रिया आ जाए। आप विनय भैया से हिंदी सीखते हैं, ठीक है, अरे स्पीड ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लगा ले भाई। क्वेश्चन कह रहा है, विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर है। विद्या और बुद्धि से हीन, देखो बुद्धि से अलग हो रहा है, हीन हो रहा है, और पशु से बदतर बता रहा है, तो पशु से भी अलग हो रहा है एक तरीके से, तो बुद्धि से भी अलग हो रहा है और पशुओं से भी अलग हो रहा है, मतलब पशुओं से भी हीन है। गिनती वाला द्वंद्व समास होता है, लेकिन जब गिनती आए किसमें, विशेषता बताए, जैसे आपने कहा चौराहा, चौराहा, इसका मतलब हो गया चार
राहु का समाहार, राहु का समाहार। तो यहां क्या होगा, यहां पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा 68, आपने कहा 68, ठीक है, या आपने, चलो 68 ही लिख देता हूं, आपने कहा 68, ठीक है, तब क्या होगा, 68 मतलब 8 और 60। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये समाहार द्वंद्व समास है, ये एक दूसरे को समाहित कर रहा है आपस में। अब यहां से विभक्ति आ रही है अलगाव की स्थिति में, यहां भी क्या होगा, यहां भी आपका अपादान कारक होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना, सही है ना क्वेश्चन। चलिए, 4 दिनों की चांदनी फिर, देखो होता क्या है, हम YouTube की जब पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर आप कहते हो YouTube से फंसा नहीं, कई लोग कहते हैं लोगों को, उसका रीजन यही होता है। देखिए कुछ थोड़ा सा है कि भाई चैनल है और कुछ चैनल पे भी मेहनत होती है, तो वो नहीं है, इस वजह से बच्चे कम हैं, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबके पास नहीं पहुंच पाता है, जो हमारे जानने वाले बच्चे हैं उनके पास भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं है कि भैया आपको, मेरे भैया रात को या किसी भी टाइम क्लास लेते हैं। एक तो ये फैक्ट हो गया कि बच्चे कम हैं, चलो उसको हटा दो। अच्छा, दूसरा एक फैक्ट और है, जब आप बहुत इजी पढ़ते हो ना, तो आपकी आदत वही बनी है। अब इजी इजी आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि इजी नहीं आता है, इजी भी एग्जाम में आता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें 30% इजी ना आए, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहिए और ये काम आएंगे एग्जाम में। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, ब्रेक भाई साहब, स्पीड ब्रेक। एक तो आपका नाम खतरनाक है, दूसरा ये है गुस्सा मुझे एक ही बात पे आता है। बताओ मैंने किसी पे कभी गुस्सा किया? नहीं। अब जब तुम बकवास करोगे मेरी क्लास में आके, जब तुम अपने संस्कारों का परिचय दोगे, ठीक है, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? या तो कहो गुस्सा ना किया करें, चुपचाप ब्लॉक कर दिया करें, अच्छी बात है ये, तब भी तो नहीं अच्छी होगी। चलो, तो 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात। दिनों की चांदनी है, दिन और चांदनी के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? संबंध कारक बनेगा यहां पे। सी वाला आंसर करिएगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। अब स्थलीय जीवों में मतलब सब जीवों में तुलना हो रही है, और कह रहा उसमें हाथी सबसे बड़ा पशु है। तो आपको पता है ना, में और पर विभक्ति कहां आती है? में और पर विभक्ति कहां आती है? तो स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है। सब में तुलना हो रही है, नहीं, दो में तुलना हो तो अपादान, सब में तुलना हो तो फिर में आ जाए, फिर अधिकरण कारक है। तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है बताइएगा। अब अशुद्ध विलोम किसमें? हार जीत, उग्र पश्च, सुकर दुष्कर, स्याह सफेद। उसके बाद कह रहा है सापेक्ष निरपेक्ष, भ्रांत निर्भ्रांत, विज्ञ सुविज्ञ, ऋत अनृत। अब इसमें कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, इतने में अशुद्ध पकड़ना है। अब इसको दो पार्ट में ऐसे ऐसे बांट दो, दो पार्ट में ऐसे ऐसे बांट दो। हार का जीत होता है, अग्र का पश्य होता है, सुकर का दुष्कर, सुकर जो आसानी से हो जाए, दुष्कर जो कठिनाई से हो, स्याह मतलब काला, सफेद मतलब सफेद ही है, सापेक्ष निरपेक्ष सही है, भ्रांत का निर्भ्रांत हो गया सही है। अच्छा, उसके बाद ऋत मतलब सत्य होता है, अनृत मतलब असत्य होता है, लेकिन विज्ञ का क्या होगा? अज्ञ होगा। सुविज्ञ का क्या होगा? अज्ञ या फिर अनभिज्ञ, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, आंसर डी इज राइट। बोलो क्लियर है क्या सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, आह्वान शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आह्वान का विलोम आभ्यंतर होगा, आद्र होगा, विसर्जन होगा, अनृत होगा। देखिए आभ्यंतर का क्या होता है? आभ्यंतर का बाह्य होता है, बाह्य मतलब बाहर वाला, अभ्यंतर मतलब अंदर वाला, आद्र मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा। ठीक है, उसके बाद अनृत का अभी आपको बताया क्या होता है? ऋत होता है। ऋत मतलब सत्य हो गया, अनृत मतलब असत्य हो गया। आह्वान मतलब जिसको बुलाया गया, आह्वान किया गया है। विसर्जन जिसको विसर्जित कर दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है सौम्य, समष्टि, श्यामा और विराट। और इधर विलोम दिए हैं, वेस्ट है, क्षुद्र है, उग्र है, गौरी है। तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के मिला दो। कह रहा भैया सौम्य का क्या होगा? उग्र हो जाएगा।
समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। श्यामा का गौरी हो जाएगा, श्यामा मतलब सांवली काली। विराट का क्षुद्र हो जाएगा, विराट मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। तो पहले का तीसरा कहां पे है, ये दोनों कट गए आपके, ये दोनों कट गए। उसके बाद कह रहा है दूसरे का पहला कहां पे है, तो बी का पहला यहां पे, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, बी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला कह रहा हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन करना है। हमने एक शेर देखा, देखो सामान्य वर्तमान अगर आपको पहचानना है तो ध्यान रखना लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, ताहू ऐसे शब्द मिलेंगे। ठीक है। सामान्य भविष्य काल, एक गाना सुना होगा आपने, आपको शायद याद हो, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, सुना है नहीं सुना, तो लड़की क्या कहती, क्या करूं आके खंडाला, तो हीरो कहता है गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो जहां भी ऐसे शब्द आ जाए, आएंगे जाएंगे खाएंगे पिएंगे भागेंगे दौड़ेंगे, तो वो सामान्य भविष्य काल हो गया। संभाव्य वर्तमान, कदाचित शायद ऐसा हो। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, केवल क्रिया होगी, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया कोई योजक क्रिया नहीं होगी। तो यहां देखो हमने शेर देखा, ये क्या है, केवल क्रिया है, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया वगैरह नहीं है, मतलब ये सामान्य भूतकाल हो गया, डी वाला आंसर राइट हो गया। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा, इसमें से सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा। हाँ बादल में मार खाया हूं भाई और पटेल सर को, रुको भाई तुम्हारी दवाई कर दूं, इतनी कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं मैं। चलो आंसर करो जल्दी जल्दी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। बादल तुम्हारी जगह यहां है ही नहीं मित्र, तुम बादल हो और बादल कभी एक जगह नहीं टिकता, तुम्हें ये बात पता है नहीं, तुम बादल हो, बादल कभी, बादल मौसम पे बदलता है, आपको मालूम है, बादल कभी एक जगह नहीं टिकता है। रुक जाओ बादल, चलो आ जाओ, चलो बढ़ाओ स्पीड थोड़ा सा। तो मित्र मेरे बादल एक जगह नहीं टिकता, बादल घूमता फिरता रहता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। आपसे कह रहा सजाती क्रिया, सजाती क्रिया क्या होती है, जब कर्म और क्रिया एक समान हो, मतलब एक ही जाति के हो, एक ही बिरादरी के हो। जैसे आपने कहा लड़ाई, भारत ने लड़ाई लड़ी, हमने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, ठीक है, हमने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आप देख रहे हो भाई समान जाति वाली। इसी तरह से पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, तो मार और मारी ये क्या हो गया, बोलो सर ये सजाती क्रिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है बताएगा। संदिग्ध भूतकाल, देखो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, ये क्रिया है और क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, ऐसे होगा, होगी या फिर होंगे, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी लास्ट में आएगा, ठीक है, या फिर रहे होंगे ऐसे आ जाएगा, या फिर ता होगा, ती होगी, ते होंगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कौन सा हो गया, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये कौन सा है, ये आपका संदिग्ध वर्तमान है। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा होगा। मैं आपको बता चुका हूं, रीतिवाचक जब आपको पहचानना हो तो क्रिया से पहले क्या लगा कर, वो हाँ क्रिया से पहले क्या लगाना, नहीं सॉरी माफ करना, क्या नहीं, वो तो सकर्मक में, क्रिया से पहले कैसे लगाना, क्या लगाओगे कैसे, क्रिया से पूछना, वाक्य से पूछना कैसे भाई कैसे हुआ, तो वो आपको तरीका बताएगा। तो जब क्रिया के होने का तरीका बताए तो रीतिवाचक होता है, ठीक है। अब इससे पूछो यह पत्रिका कब छपती है, तो छपना क्रिया है, प्रतिमाह छपती है, ये समय बता रहा है। अगर ये समय बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक। पूछो कब तो समय बताएगा। अच्छा तुम्हारी पुस्तकें यहां रखी हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहां रखी हैं, तो कह रहा है यहां रखी हैं, ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है क्रिया के होने का, ये क्या हो गया स्थानवाचक, स्थान और दिशा बताया। तो सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, स्थानवाचक हो गया। वह अचानक चला गया, अब इससे पूछो कैसे चला गया,
तो कह रहा अचानक चला गया, बी वाला आंसर राइट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यदि हम अब भी नहीं संभले, ये पाकिस्तान के लिए है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे कब? अगर अगली बार आतंकी घटना करेगा तब। तो इस क्रिया का होना किस पे निर्भर कर रहा है? इस पे निर्भर कर रहा है कि यदि हम अभी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम आएंगे। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। तो जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे और भविष्य काल में, तो वहां क्या होता है? वहां होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। लेकिन आप कहोगे विनय भैया भविष्यकाल तो है नहीं। अब इसको देख करके कई लोगों ने क्या किया होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं ठोक दिया होगा, जबकि गलत है। क्यों गलत है? इसमें एक वाक्य और है, अब इसको पढ़ो। कह रहा है यदि हम अब भी नहीं संभले तो जब आप यदि लगा दिया ना, यदि हम अब भी नहीं संभले तो यदि हम अब भी नहीं संभले ये क्या हो गई? संभावना हो गई। ठीक है, यदि लगा दिया तो संभावना हो गई, और संभले या आएंगे ये क्या हो गया? बोलो सर ये भविष्य हो गया। इसका मतलब संभाव्य भविष्य भी है। तो अगर हेतु हेतु मत भविष्य काल होता तो मैं प्रायोरिटी किसको देता? उसी को देता। लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य काल नहीं है तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? संभाव्य को दूंगा। डी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है आंसर कौन सा होगा। आसान है, बस बड़ा क्वेश्चन है। अकथनीय है, अनेर है, अकथित है, अप्रगल्भ है। अकथनीय का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं, कथन माने कथन, ई लग गया तो अकथनीय, यानी कि जो कथनों द्वारा कहा ना जा सके या जो कहा ना जा सके। ठीक है, इसका मतलब पहले का तीसरा। अच्छा, अकथित, आ मतलब नहीं, कथित मतलब कहा गया, जो कहा ना गया हो, इसका मतलब ये चौथे से हो गया। अनेर बिना देखरेख का जानवर होता है, और अप्रगल्भ का मतलब होता है जो बकवास ना करता हो, या जो सुस्त, जो बढ़ चढ़कर ना बोले, मतलब सिंपल सा जो बकवास ना करे। तो पहले का तीसरा मतलब ए का थर्ड कहां पे? यहां पे है और यहां पे। ठीक है साहब। बी का फर्स्ट कहां पे है? तो बी का फर्स्ट यहां पे है और बी का फर्स्ट यहां पे भी है, ये दोनों काट दो। ठीक है, उसके बाद सी का 4 कहां पे है? देखो सी का 4 यहां नहीं है, सी का 4 यहां पे है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? बी वाला राइट हो गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? वेरी गुड। यायावार शब्द किस वाक्यांश के लिए है बताइएगा? वह जो ध्यान लगाकर बैठता है उसे क्या कहते हैं? देखो ध्यान मग्न भी कहते हैं, ध्यान मग्न कहते हैं, या दत्तचित्त भी आप कह सकते हो। ठीक है, वाणी पर नियंत्रण रखने वाला आत्म संयमी कहलाता है, आत्म संयमी कहलाता है। ठीक है, वह जो बहुत सोच विचार के बोलता है इसको भी आत्म संयमी ही कहते हैं, या विवेकी भी कह सकते हो। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे यायावार कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? ये कौन सा वाक्य है? अब कह रहा देखो एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है। कह रहा आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, तो जहां भी दो उपवाक्यों के बीच में ऐसे शब्द आ जाए, और सॉरी इसलिए, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिश्र वाक्य में कि, क्योंकि, जो सो, ऐसे, जैसा वैसा, ऐसे वाक्य, जैसा वैसा, जितना उतना, ऐसे वाक्य मिलेंगे। सरल वाक्य में आपका कुछ भी योजक नहीं आएगा बीच में, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए।